नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है आपके पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आपके सीजीएल एग्जाम में कंटिन्यूसली 2 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, तो उसको याद रखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स इज मेंशन इन विच स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट नहीं आएगा, ये आर्टिकल है। ठीक है, इन विच आर्टिकल। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास आर्टिकल 2। ठीक है, सेकंड आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है कि किसी भी राज्य को प्रवेश करवाना है या उसकी स्थापना करनी है, तो ये उल्लेख करता है आपका आर्टिकल 2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र, पार्ट 1 में मेंशन है, जिसमें आर्टिकल 1 हमारा क्या कहता है, कोई भी जो आपका स्टेट होगा उसमें नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इसका पार्ट ए इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस बारे में बताया गया है कि जो भारत इंडिया है, जिसका नाम भारत है, ये आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट के बारे में कुछ भी होगा तो आर्टिकल 2 उस पर काम करेगा। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, साथ में अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज़, बाउंड्रीज में कुछ चेंजेस करने हैं, इसके अलावा कुछ एग्जिस्टिंग स्टेट्स के नेम में चेंज करना है, तो आर्टिकल 3 इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप इज़ अंडर विच आर्टिकल। ये है आपका आर्टिकल 11, यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित कुछ भी बात होगी तो वो आर्टिकल 11 में मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप आर्टिकल्स जितने हैं वो सारे दिए गए हैं। 5 to 11 हम बात करते हैं। ओके, आर्टिकल 5 क्या कह रहा है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस बारे में बताया गया है जितने भी कमेंसमेंट होंगे सिटीजनशिप के वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 5 के अंदर। राइट टू सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से जो व्यक्ति इंडिया में माइग्रेट करके आए, उनके सिटीजनशिप की जो राइट हैं उसके बारे में जो बात की गई है वो है आर्टिकल 6। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 क्या कहता है, ये कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी कि नियम के अनुसार, कानून के अनुसार सिटीजनशिप के जितने भी राइट्स हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड टू सिटीजन्स अंडर विच आर्टिकल। करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 12 to 35 हम बात करते हैं जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बारे में हम जानकारी अपनी इन आर्टिकल से लेते हैं। ये कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वलिटी बात की गई है आपका आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 to 28, एजुकेशन के राइट हैं 29 to 30 और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है 30 to 31 था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसको अभी समाप्त कर दिया गया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं विच आर्टिकल कंटेन्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल 19। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। तो ये बात करता है आर्टिकल 17। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, हमारे कौन कौन से हैं, 14 to 18 हमने इसको देखा था, अब इसको देख लो ये क्या क्या कह रहे हैं। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 बात करता है अवसरों की समानता दी जाएगी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, 17 बात करता है, हमने पीछे देखा, अनटचेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत इसमें किया गया है। विच आर्टिकल डील्स विद राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 21A। ओके, अब यहाँ पे आप देख लो राइट टू फ्रीडम हमारे पास कौन कौन से हैं जो हमने देखा था 19 to 22। ठीक है, इसमें आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें भी 5 पार्ट हैं, हमें घूमने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, घर लेने का अधिकार है ना, यूनियन बनाने का अधिकार है, इस तरह के कुछ अधिकार उसमें दिए हुए हैं, तो वो भी है हिस्सा। फिलहाल हमें एक ओवरव्यू लेना है एग्जाम पर्सपेक्टिव को देखते हुए, और बेसिकली वो सारे राइट जो हैं वो आर्टिकल 19 का ही हिस्सा हैं। ठीक है, इसमें युक्त प्रतिबंध आपके ऊपर लगाया जा सकता है अगर आप कुछ गलत बोलते हो देश के खिलाफ। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।
ना 21 तो आपको पता ही है, पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। 22 है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो 20 और 21 में कुछ चीज़ें हैं उसको भूलना नहीं है कि 20 में अगर मतलब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको ना फोर्स नहीं किया जा सकता अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। 22 कहता है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो आपको डिटेंशन में 24 घंटे के अंदर कुल मिलाकर के उनको 24 आवर के अंदर ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो ये चीज़ें कुछ अंतर हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट है द राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट्स अंडर विच आर्टिकल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 21। यहाँ पे आप देखेंगे राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 इस बारे में बात करता है हमारा। क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो फोर्स लेबर और मानवों के साथ जो है उनका ट्रैफिक नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि देखते हैं ऐसे बच्चों को उठा लेते हैं, उनको बेचना वो सब चीज़ें पता ही होगा आप लोगों को। तो 24 क्या है आपका? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14। ठीक है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में बिठा कर काम नहीं करवा सकते। ये है आपका आर्टिकल 14, इसको याद रखना, कन्फ्यूजन हो जाती है अक्सर 23 में को लेकर के बच्चों को। ये फोर्स लेबर आपका यहाँ पे बंधुआ मजदूरी है, बंधुआ मजदूरी आपको नहीं करवाई जा सकती है। ये फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर में डिफरेंस याद रखना। 23 में है फोर्स लेबर और जो चाइल्ड लेबर है ये है आपका 24 में। ठीक है, 23 में फोर्स लेबर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन आर्टिकल 26, इसको याद रखना। तो यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के वही चीज़ें ना समझ तो गए होंगे। फ्रीडम ऑफ मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसके बारे में बताई गई है? आर्टिकल 26 में है। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे क्या क्या हैं मैंने बताया था आपको। 25 to 28 हम इस बारे में बात करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस करना उसको प्रोपेगेट करना। ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ दैट रिलीजन, ये हमारी बात करता है आर्टिकल 25। वहीं आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जो हमने अभी देखा पीछे की तरफ। आर्टिकल 27 क्या कहता है आपका? फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 28 क्या कह रहा है हमारे पास? वो कह रहा है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इज मेंशन इन विच आर्टिकल। तो माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है, उनको किस तरह से सुरक्षा दी जा सकती है, ये बात करता है आपका आर्टिकल आर्टिकल 29। ठीक है, ए वॉज द करेक्ट आंसर। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो हमने पीछे देखे थे 29 to 30 वो यहाँ पर हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है ना, आर्टिकल 29 बोलता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो जो अल्पसंख्यक हैं उनका मतलब उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये बात करता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि ये मूल अधिकारों को ही रक्षा देता है। मूल अधिकार इंसानों को मतलब हम इंसानों को तो रक्षा देते ही हैं, मूल अधिकारों को भी जो रक्षा देता है वो है आपका आर्टिकल 32। ठीक है, रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसको याद रखना। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा बोला था भीमराव अंबेडकर जी ने इसको। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पार्ट 3 में ये मेंशन है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है आपका हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी और क्यू वारंटो। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 39A प्रोवाइड्स फॉर, अनुच्छेद 39A प्रदान क्या करता है आपको? ये प्रोवाइड करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, इसको याद रखना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज डिफाइंड इन आर्टिकल 40। तो ये बताया गया है मतलब कुल मिला के पंचायतों का जो प्रबंधन होगा वो किस में होगा? आर्टिकल 40 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स इज डिफाइंड इन आर्टिकल 44, वो यहाँ पे मेंशन है। इसके साथ ही इसके बारे में बात भी चल रही है, अभी न्यूज़ में है ना ये, तो उसको याद रखना। यूसीसी के बारे में वो जब भी बात होगी तो आर्टिकल 44। डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज़ डिस्कस्ड इन आर्टिकल 12। क्या क्या चीज़ें स्टेट के अंदर आती हैं वहाँ पे ये मैटर करता है आपका आर्टिकल 12।
सरकार एड प्रोवाइड कर रही है या फिर करती आ रही है, जैसे कि BCCI जो है वो भी स्टेट का दर्जा प्राप्त करती है अपने आप में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में बात की गई है पार्ट 4 में। ओके, आर्टिकल 39A को हमने पीछे देखा था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में इसमें बात की गई है। आर्टिकल 40 ये बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 41 बोलता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 43 क्या बोलता है, ये है लिविंग वेजेस, इसके साथ ही वर्कर्स के बारे में इसमें बात की गई है। 43A क्या बोलता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात की गई है आपका आर्टिकल 45 में, ठीक है। ये DPSP की बात चल रही है, वहाँ पे जब हम मूल अधिकार पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, वहाँ तो है हमारे पास आर्टिकल 21A। ओके, यहाँ पे है आर्टिकल 45। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट देख लो ये कौन कौन से हैं। जैसे आर्टिकल 44 क्या बोलता है, ये UCC की बात करता है और गोवा में ऑलरेडी ये लागू हो चुका है। इसके साथ ही यानी सबसे पहले आपका गोवा में ही लागू हुआ था, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए तो इसको भी कंफ्यूज मत होना। आर्टिकल 45 क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए ये अधिकार दिए गए हैं इसमें। आर्टिकल 46 क्या बोलता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और OBC, इनको प्रमोट किया जाएगा एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। 47 क्या बोलता है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, इसके साथ ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, इस बारे में काम किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा 47 इसमें मेंशन किए गए हैं सब चीज़ें। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर विलेज पंचायत, इसको हमने पीछे देखा है, आर्टिकल 40 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, फैक्ट हमने देख लेते हैं 48 to 51 क्या कह रहे हैं ये। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो ये गांधी वाला हिस्सा आ जाता है, ठीक है। 48 में इसको मेंशन किया गया है। 49 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इम्पोर्टेंस, तो जितने भी हेरिटेज हैं उनको बचाना और नेचुरल इम्पोर्टेंस की जितनी भी चीज़ें होंगी, जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको सेव कर। आर्टिकल 50 क्या बोलता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इन दोनों में एक सेपरेशन होना ही चाहिए। आर्टिकल 51 क्या बोलता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 61 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 52 मेंशन करता है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। 61 बोलता है प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, उनको किस तरह से पद से हटाया जाएगा। 72 बोलता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की क्षमा करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है 72 में। 74 बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया जाएगा, ठीक है। 123 क्या बोलता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति की, वो है आर्टिकल 123। आर्टिकल 143 क्या बोलता है, ये बोलता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे याद रखना सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह होती है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती, मैंडेटरी नहीं होती, वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना करे। नेक्स्ट है हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड इन, ये है आर्टिकल 124 में। विच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स टू एनी पर्सन, ये पावर मिलती है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 के तहत, हमने पीछे देखा था अभी, ठीक है। अब गवर्नर ऑफ स्टेट जो है उसके बारे में कुछ पावर्स हैं उसकी, वो देख लो। आर्टिकल 153 मेंशन करता है गवर्नर ऑफ स्टेट्स, यानी कि जितने भी राज्य हैं और यूटीज़ हैं वहाँ पे गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। आर्टिकल 155 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का जो प्रोसीजर होगा वो क्या क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा 161 बताता है वो ये है पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एंड अदर, है ना, प्रेसिडेंट की अलग हैं और गवर्नर की अलग है 161 के अंदर। इसके साथ ही गवर्नर को भी हेल्प और एड और एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट में गठित की जाएगी आर्टिकल 163 के तहत। आर्टिकल 2013 बोलता है पावर ऑफ गवर्नर क्या क्या होंगी,
अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसके पास क्या क्या होंगी, ये बात करता है 2013 में। ये 2013 नहीं है, 2013 है, इसके लिए भी सॉरी, थोड़ा फास्ट मोड पे चला गया था मैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये बात करता है आर्टिकल 74, इसको हमने पीछे भी देखा ही था। ठीक है, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा संविधान के अनुसार, आर्टिकल 74 में ये मेंशन है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं हमारे पास। आर्टिकल 75 बोलता है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो पीएम है उसको नियुक्त करेगा प्रेसिडेंट। इसके अलावा जितने भी उनकी कैबिनेट होती है उन सब के नाम देते हैं पीएम। पीएम की सलाह पे प्रेसिडेंट सबको देता है कि ठीक है भाई, ठीक है, आप लोग आ जाओ और काम करना चालू करो। एडवाइस कौन करता है, पीएम ही करता है, याद रखना। मिनिस्टर्स होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है एसएससी को, तो इसको याद रखना कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो लोकसभा के प्रति होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 78 ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एज रेस्पेक्ट फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 78 क्या बोलता है कि भाई ये जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जब भी प्रेसिडेंट बोले तो वो उनको वो सारी जो जानकारी है वो उपलब्ध कराएं। ओके, जब भी प्रेसिडेंट बोलेंगे तभी प्राइम मिनिस्टर को सारी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, ये है आपके ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में बात होती है। आर्टिकल 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू द पंचायत अंडर आर्टिकल। तो ये है आपका आर्टिकल 243, ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फैक्ट हैं। 73rd अमेंडमेंट 1992 में जो हुआ था उसमें ऐड किया गया था एक न्यू पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका टाइटल था द पंचायत्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 243 टू 243O में टोटल मतलब ए से लेकर के ओ तक ये गया होगा, उस बीच में सबके बारे में बताया गया है कि पंचायत में क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं हैं। उतना डेप आपको नहीं जाना है, बस ये याद रखना आर्टिकल 243 टू 243O तक बात की गई है पंचायतों की। ठीक है, इसके साथ ही जो 11 शेड्यूल थे ये कवरिंग करते हैं इसमें 29 सब्जेक्ट्स। कुल 12 हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना। 12 शेड्यूल्स में से 11th नंबर वाला जो है वो बात करता है पंचायतों की। ठीक है, जिसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं कि किन किन मुद्दों पर सब जो पंचायत है वो काम करेगी। अब समझ में आ गया होगा। फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत मतलब वही बात जो मैंने आपको बोली अभी। इसमें आर्टिकल 63 क्या बोलता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 76 क्या बोलता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 क्या बोलता है, कैग के बारे में बताता है। आर्टिकल 110 ये बात करता है क्या मनी बिल होगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल याद रखना, मनी बिल को डिसाइड करने की पावर लोकसभा स्पीकर के पास ही होती है। अगर उन्होंने बोल दिया ये मनी बिल है तो वो है, और ये भी याद रखना मनी बिल को चैलेंज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बजट के बारे में बात करता है। बजट स्पेशली स्पेसिफाइड फॉर्म में मेंशन नहीं है, यानी कि बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो हम लोग बजट बोलते हैं एक्चुअल में वो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ मेंशन इन आर्टिकल 112। ओके, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल 243A ये बात करता है ग्राम सभा की। आर्टिकल 243B बात करता है पंचायतों की। आर्टिकल यूपीपीएससी का ही क्वेश्चन था कि कितने सालों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया था संविधान और देश की लैंग्वेज के तौर पे। इसका करेक्ट आंसर है 15। तो इसको भी याद रखना है कि 15 साल के लिए इंग्लिश को कंटिन्यू रखा गया था। 348 बात करता है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट क्या होगी, वो इंग्लिश ही होगी, ऐसा इसमें बोला गया है। आर्टिकल 351 क्या बोलता है, डायरेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो कुल मिलाकर के प्रिंसिपल क्या क्या होंगे हिंदी लैंग्वेज के, उसके डेवलपमेंट के बारे में आर्टिकल 351 में मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 356, इसको हमने पीछे भी देखा है।
ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल, आर्टिकल 110, इसको भी हमने देखा है, रिवीजन है, जल्दी से करते रहो। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर ओनली, ठीक है, सिर्फ मिनिस्टर जो है वो उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद, नॉट विधानसभा, विधान परिषद में भी इसको जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, राज्यसभा में भी नहीं किया जा सकता। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर द इंट्रोडक्शन इन लोकसभा। इसीलिए देखो, पहले उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले ही प्रेसिडेंट की परमिशन ले ली जाती है, इसीलिए इंट्रोड्यूस होने के बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई भी बिल, मनी बिल होगा या नहीं होगा, इसकी मेन पावर हमारे किसके पास है, लोकसभा स्पीकर के पास है, जो कि फिलहाल हैं आपके ओम बिरला जी। नेक्स्ट है द स्पेशल प्रोविजन इन आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ, ये बात करता है आपका 371G मिजोरम के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 371B स्टेट ऑफ असम के बारे में बात करता है। 371C इज मणिपुर। आर्टिकल 371F बात करता है आपका सिक्किम का। आर्टिकल 371H बात करता है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो ये किस आर्टिकल में बोला गया है कि भाई एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे ही होंगे, आर्टिकल 93 में बात की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 239 डील करता है किसके साथ, करेक्ट आंसर इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय प्रेसिडेंट। तो जितने भी यूनियन टेरिटरी होंगी उनका एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट प्रेसिडेंट करते हैं गवर्नर के साथ मिलकर के। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 50। यहाँ पे आपको याद रखना है एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है उसके बीच में सेपरेशन की बात जब भी आएगी तो आर्टिकल 50 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन इज अंडर विच आर्टिकल, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 280, इसको हमने देखा था। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल 356। क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर इज 338, इसको हमने पीछे देख लिया है, बिल्कुल भूल मत जाना वहाँ पेपर में। विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, तो वो नहीं जो हट्स नहीं सकता वो है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, ठीक है। यहाँ पे कुछ पार्ट दिए गए हैं, वो क्या है आपका पार्ट 18, ये बात करता है इमरजेंसी प्रोविजन की, ठीक है। भाग 18 आर्टिकल 352 जिसमें मेंशन है हमारे पास नेशनल इमरजेंसी की बात होती है, 56 स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको यहाँ पे याद रखना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 एंड 21 इसमें बात की गई है ना, कैन नॉट बी सस्पेंडेड, बस ये इनको हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ क्विक रिवीजन वाले हैं जो हमें करने हैं, याद रखना है। मैं इनको रिसाइट कर देता हूँ, रीड कर देता हूँ, आप लोग अपने एंड से भी इसको पढ़ेंगे, फिर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। पहले आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स, ये बात करता है आर्टिकल 323A। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा आर्टिकल 330। फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 320। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48, ओके। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, बस आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 50 इस बारे में बात करता है आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस आर्टिकल 51, इंपॉर्टेंट है ये, इंटरनेशनल रिलेशन भी इसी का हिस्सा आ जाता है आपका, ठीक है। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये है आर्टिकल 61। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 67B, यानी कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे किसमें मेंशन किया गया है, कैसे होगा, तो वो है आपका 61B। और याद रखना ये सारा काम राज्यसभा खुद ही कर लेती है, बाद में उसको और किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल ऑफ स्पीकर, ये बात होती है आर्टिकल 94 में। रिमूवल ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 90।
टू एडमिट न्यू स्टेट्स बाय लॉ, आर्टिकल 2, द राइट टू इक्वालिटी, ये है आपका आर्टिकल 14 में। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है। एसेंट ऑफ बिल्स, आर्टिकल 111 इसमें बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 में ये मेंशन है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ऑल इंडिया सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है आपका आर्टिकल 148, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। नेक्स्ट यहाँ पे ये शायद लास्ट स्लाइड होगी इसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 323A, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 323A, हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 215 में, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ये बात करता है आर्टिकल 222, रिट होगा ये, ठीक है, राइट रिट है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 में ये मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हाई कोर्ट की पावर, सुपरिटेंडेंस ऑफ ऑल ओवर हाई कोर्ट 227, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर, आर्टिकल 71A, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 131, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 29, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।